नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत मैं एक बहुत ही रोचक स्थिति की कल्पना के साथ करना चाहती हूँ। कैसी स्थिति? मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास सिर्फ 1 लीटर ईंधन है। अगर आप उस 1 लीटर ईंधन को किसी भारी भरकम ट्रक में डालते हैं तो आप 1 टन माल को सड़क मार्ग से मुश्किल से 24 किलोमीटर तक ही खींच पाएंगे। 24 किलोमीटर। और अगर उसी ईंधन को मालगाड़ी में इस्तेमाल करें तो वो माल लगभग 85 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगा। ठीक है, सड़क से तो काफी बेहतर है। लेकिन असल जादू अब शुरू होता है। अगर आप उसी 1 लीटर ईंधन को किसी नदी में चलने वाले कार्गो शिप या बार्ज में डालते हैं तो वही 1 टन माल 105 किलोमीटर दूर तक चला जाएगा। अरे वाह, 105 किलोमीटर! मतलब ये तो सीधे सीधे रसद और व्यापार की दुनिया का एक चीट कोड है। बिल्कुल सही कहा, यह एक चीट कोड ही है। और आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम इसी चीट कोड को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। तो आज के हमारे स्रोत क्या हैं? आज हमारे पास 2 बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत दस्तावेज हैं, इंडिया मैरीटाइम ब्लूप्रिंट और इंडियाज वाटरवे रेवोल्यूशन। ये दोनों ही दस्तावेज अपने आप में बहुत व्यापक हैं। हाँ, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे भारत अपनी 7,517 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा और 111 अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क के दम पर एक वैश्विक व्यापार महाशक्ति बन रहा है। देखिए, अगर हम इन दस्तावेजों की गहराई में जाएं तो एक बात साफ हो जाती है, ये कोई साधारण ढांचागत बदलाव नहीं है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये असल में एक पूरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स क्रांति है। मतलब आज की तारीख में भारत का 95% विदेशी व्यापार, अगर हम मात्रा या वॉल्यूम के आधार पर बात करें, तो वो इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। 95%? ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। दशकों तक हमने अपने परिवहन नेटवर्क को सिर्फ सड़कों और रेल की पटरियों तक ही सीमित रखा था। लेकिन अब ये सिर्फ जहाज़ों और पानी की बात नहीं रह गई है। ये एक ऐसा नेटवर्क बन रहा है जहां जमीन और पानी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, जब मैं इन ब्लूप्रिंट्स को पढ़ रही थी तो भारत की इस समुद्री ताकत को समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभरी। अच्छा, कैसी तस्वीर? मुझे लगा कि भारत का जो समुद्री नक्शा है वो आज एक बेहतरीन डुअल मॉनिटर सेटअप की तरह काम कर रहा है। डुअल मॉनिटर सेटअप मतलब जैसे कोई गेमर या डेटा एनालिस्ट 2 स्क्रीन्स का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। सोचिए, एक स्क्रीन पर कोई भारी सॉफ्टवेयर चल रहा है और दूसरी पर दूसरा काम हो रहा है। हमारा जो पश्चिमी तट है, जहां कांदला, मुंबई और जेएनपीटी जैसे बड़े बंदरगाह हैं, वो हमारी एक स्क्रीन है। जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व और यूरोप के बाजारों पर फोकस कर रही है। एकदम सही। और हमारी दूसरी स्क्रीन है पूर्वी तट, जहां तूतीकोरिन, चेन्नई और पारादीप हैं। यह स्क्रीन सीधे तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया और जापान की तेज गति वाली अर्थव्यवस्थाओं की तरफ देख रही है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और इस ड्यूअल मॉनिटर सेटअप में जो लोड बैलेंसिंग हो रही है, उसके नतीजे अब हमारे सामने हैं। डेटा क्या कहता है इस बारे में? अगर हम वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े देखें तो इस सिस्टम ने कुल 853.57 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है। 853.57 मिलियन मीट्रिक टन। ये तो पिछले साल से काफी ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये 4.22% की बहुत ही ठोस वृद्धि है। और इसमें से दिलचस्प बात यह है कि 77.06% विदेशी कार्गो है। और बाकी का तटीय कार्गो होगा? बिल्कुल, बाकी 22.94% तटीय कार्गो है। यानी वो माल जो देश के ही एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक समंदर के रास्ते जा रहा है। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम के हार्डवेयर की बात करें तो कौन से बंदरगाहें इस भारी भरकम काम को संभाल रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़े बंदरगाह इस पूरे ढांचे का भार उठा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इन तीनों की कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग है। अच्छा, नंबर 1 पर कौन सा है? नंबर 1 पर ओडिशा का पारादीप बंदरगाह है। इसका पूरा मैकेनिज्म लौह अयस्क और कोयले जैसे कच्चे माल को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर पारादीप रुक गया तो हमारे स्टील प्लांट्स और पावर ग्रिड ठप पड़ जाएंगे। एकदम सही। फिर नंबर 2 पर आता है गुजरात का दीनदयाल, या जिसे हम कांदला बंदरगाह भी कहते हैं। हाँ, कांदला का नाम तो बहुत सुना है। ये किस चीज के लिए जाना जाता है?
कांडला मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और रसायनों को संभालता है। ये एक तरह से भारत की ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। और तीसरा बड़ा खिलाड़ी कौन है? तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र का JNPT, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हब है। कंटेनर हब मतलब यहाँ कच्चे माल की जगह तैयार माल आता जाता है? हाँ बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, मशीनरी, ये सब JNPT से ही कंटेनरों में भरकर जाते हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। मतलब हमारे पास 13 प्रमुख और 200 से अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह पहले से हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। कैसी खामी? देखिए, दुनिया भर में शिपिंग कंपनियां अब छोटे जहाज तो बना नहीं रही हैं, वे विशालकाय मदर वेसल्स बना रही हैं जो एक साथ 20-20 हजार कंटेनर लेकर चलते हैं। तो क्या हमारे मौजूदा बंदरगाहों में इतनी क्षमता है कि वे इन समुद्री राक्षसों को संभाल सके? और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर, भारत का लॉजिस्टिक सिस्टम दशकों से मात खा रहा था। मात खा रहा था? मतलब हमारे बंदरगाह छोटे पड़ रहे थे? देखिए, इन विशाल मदर वेसल्स को किनारे तक आने के लिए बहुत गहरे पानी की जरूरत होती है, जिसे शिपिंग की भाषा में ड्राफ्ट कहा जाता है। अच्छा, ड्राफ्ट? तो क्या हमारे बंदरगाहों का ड्राफ्ट कम है? हाँ, हमारे अधिकांश पुराने बंदरगाहों का ड्राफ्ट इतना गहरा नहीं है। तो होता ये था कि यूरोप या चीन से आने वाले बड़े जहाज सीधे भारत आते ही नहीं थे। तो वे अपना माल कहाँ उतारते थे? वे कोलंबो या दुबई में रुकते थे। वहां माल को छोटे जहाजों में ट्रांसफर किया जाता था और फिर वे छोटे जहाज भारत आते थे। इसे तो शायद ट्रांसशिपमेंट कहते हैं ना? इससे तो बहुत समय और पैसा बर्बाद होता होगा। बिल्कुल, इस ट्रांसशिपमेंट की वजह से भारत के आयात निर्यात में हफ्तों का फालतू समय और करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त खर्च जुड़ जाता था। ओहो, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भारत का सबसे महत्वाकांक्षी नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वाधवन मेगापोर्ट। वाधवन मेगापोर्ट, ये कहाँ बन रहा है? ये महाराष्ट्र के पालघर में बन रहा है और यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। इसके लिए 76,220 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। 76,000 करोड़? ये तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन वाधवन में ऐसे क्या खास है जो बाकी बंदरगाहों में नहीं है? इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका प्राकृतिक ड्राफ्ट। वाधवन के पास 20 मीटर का ड्राफ्ट है। 20 मीटर? मतलब पानी की गहराई 20 मीटर है? ये तो लगभग एक 6 मंजिला इमारत जितना गहरा हो गया। बिल्कुल, और इस 20 मीटर के ड्राफ्ट का मतलब है कि दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा मालवाहक जहाज बिना कोलंबो या दुबई में रुके सीधे भारतीय तट पर आकर अपना माल उतार सकेगा। कमाल है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसका लक्ष्य 298 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता हासिल करना है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना पड़ेगा। जी बताइए। मान लीजिए वाधवन तैयार हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज वहां आया और उसने एक ही दिन में लाखों टन माल वहां उतार दिया। अब आप उस माल को वहां से निकालेंगे कैसे? अगर उस बंदरगाह के बाहर सिर्फ एक साधारण हाईवे हुआ तो वहां तो 100 किलोमीटर लंबा ट्रकों का जाम लग जाएगा। केवल बड़े बंदरगाह बनाने से क्या होगा अगर उनके आसपास उद्योग या सड़कें ही ना हो? आप बहुत सही पॉइंट पर आई हैं, और इस अड़चन को लॉजिस्टिक्स की भाषा में लास्ट माइल चौक पॉइंट कहते हैं। तो सरकार इससे कैसे निपट रही है? इसी से निपटने के लिए सागरमाला परियोजना का खाका तैयार किया गया है। सागरमाला, ये क्या है? ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये 8 ट्रिलियन रुपए के निवेश लक्ष्य वाला एक विशाल ब्लूप्रिंट है, जिसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। 8 ट्रिलियन रुपए, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं? इसमें बंदरगाह आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, तटीय समुदाय विकास, तटीय नौवहन और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण शामिल है। बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, इसका मतलब है कि हम माल को कारखानों तक नहीं ले जा रहे बल्कि कारखानों को ही माल के पास ला रहे हैं। आपने बिल्कुल सटीक समझा। अगर आप कच्चा माल आयात कर रहे हैं और उससे कुछ बनाकर निर्यात करना चाहते हैं, तो उसे ट्रकों में भरकर देश के बीचों बीच किसी शहर में ले जाने का क्या मतलब है? हाँ, उसमें तो बेकार में परिवहन का खर्च जुड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए सागरमाला के तहत बंदरगाहों के ठीक बगल में औद्योगिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। माल जहाज से उतरा, सीधे कन्वेयर बेल्ट के जरिए फैक्ट्री में गया, वहां तैयार हुआ और वापस जहाज में लदकर निर्यात हो गया। अरे वाह, मतलब ट्रकों की जरूरत ही खत्म। हाँ, और जो माल देश के अंदर जाना है उसके लिए बंदरगाहों को सीधे रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है। देखिए, बंदरगाह तो विश्व स्तरीय बन रहे हैं और तटीय राज्यों के लिए ये स्मार्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। लेकिन क्या? लेकिन अगर किसी को माल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम के अंदरूनी हिस्सों तक ले जाना हो?
ये एक चुनौती है। मतलब क्या इसके लिए सिर्फ सड़कें और ट्रेनें काफी हैं? ट्रकों से भारी माल ढोने में बहुत ज्यादा ईंधन जलता है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, हमारी नदियां और जलमार्ग। ओह, मतलब वो ईंधन दक्षता वाले आंकड़े जो मैंने शुरुआत में बताए थे, वो अब काम आएंगे? बिल्कुल। बुनियादी अर्थशास्त्र पूरी तरह से जलमार्गों के पक्ष में है। अगर हम प्रति टन किलोमीटर माल ढुलाई की लागत देखें तो सड़क मार्ग सबसे महंगा पड़ता होगा। हाँ, सड़क मार्ग पर यह लागत करीब 2.28 रुपीज आती है। रेल से थोड़ा सस्ता पड़ता है, लगभग 1.40 रुपीज। और जल मार्गों से? जलमार्गों से ये लागत गिरकर सिर्फ 1 रुपया 20 पैसे प्रति टन किलोमीटर रह जाती है। सिर्फ 1 रुपया 20 पैसे? मतलब सीधे तौर पर 60% तक की बचत। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इसी अंतर को भुनाने के लिए 2016 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। इस अधिनियम में ऐसा क्या था? इसके तहत एक ही झटके में देश की 111 नदियों और नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया। 111 जलमार्ग। क्या ये सब वास्तव में काम कर रहे हैं या सिर्फ कागजों पर है? आंकड़े खुद बोलते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कितना कार्गो ढोया गया? 145.84 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो, जो कि पिछले एक दशक की तुलना में 8 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि है। 8 गुना वृद्धि! ये तो सच में एक जलमार्ग क्रांति है। लेकिन अर्थशास्त्र तो समझ आ गया, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वास्तव में ये जलमार्ग कौन से हैं? मतलब ये किन क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम मुख्य जलमार्गों की बात करें तो सबसे ऊपर है हमारा नेशनल वाटरवे 1 या NW1। ये कौन सी नदी पर है? ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली पर है। ये 1620 किलोमीटर लंबा है और इसे उत्तर भारत की रीढ़ कहा जा सकता है। और पूर्वोत्तर के लिए? पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है NW2, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके अलावा दक्षिण में केरल में NW3 है, जहां नहरों का ऐसा नेटवर्क है कि 24 घंटे बिना रुके नेविगेशन हो सकता है। 24 घंटे नेविगेशन! ये तो कमाल है। हाँ, और इसके साथ ही NW4 कृष्णा गोदावरी पर है और NW5 ब्राह्मणी महानदी पर, जो मुख्य रूप से कोयला ढुलाई के काम आता है। एक बात बताइए, मैंने पढ़ा था कि हम सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों के साथ भी इन नदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट या IBPR। ये कैसे काम करता है? पहले अगर हमें पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर में माल भेजना होता था तो ट्रकों को पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। अब माल सीधे नदी के रास्ते बांग्लादेश के अंदर से होते हुए बहुत कम समय में पूर्वोत्तर पहुंच जाता है। मतलब समय और पैसा दोनों की बचत। हाँ, और इसी तरह भूटान और नेपाल के साथ भी व्यापार हो रहा है। कोयला, पत्थर और फ्लाई ऐश जैसी भारी चीजें अब ट्रकों की बजाय नदियों से ही आ जा रही हैं। लेकिन देखिए, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की लॉजिस्टिक्स मैनेजर हूँ। मेरा माल नदी से आ तो गया, लेकिन नदी मेरे गोदाम के दरवाजे तक तो नहीं आएगी ना। जाहिर सी बात है। तो माल को कहीं ना कहीं ट्रक या ट्रेन पर लादना ही पड़ेगा। इस मल्टी मॉडल शिफ्ट को कैसे आसान बनाया जा रहा है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पॉक्स या MMLPs बनाए जा रहे हैं। जैसे कि? जैसे वाराणसी और साहिबगंज में बने फ्रेट विलेज। फ्रेट विलेज, वहां क्या होता है? आप एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां नदी का किनारा है, वहीं रेलवे लाइनें अंदर आ रही हैं और बाहर एक बड़ा हाईवे है। जब माल नदी से आता है तो विशाल क्रेनें उसे सीधे ट्रेन या ट्रक पर रख देती हैं। मतलब माल को जमीन पर रखने की जरूरत ही नहीं। इससे तो चोरी और टूट-फूट का खतरा भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। रेलवे, सड़क और जलमार्ग का ये एकीकरण ही असली गेम चेंजर है। लेकिन फिर भी कंपनियों का माइंडसेट बदलना आसान नहीं होता। दशकों से वे अपने पुराने ट्रकों और ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नदियों का उपयोग करने के लिए कैसे राजी किया जा रहा है? कंपनियों को राजी करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सीधा आर्थिक फायदा दिखाना। और इसके लिए दिसंबर 2024 में एक बहुत ही आक्रामक योजना लॉन्च की गई। कौन सी योजना? जलवाहक योजना। ये कैसे काम करती है? इसके तहत सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी कंपनी 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए अपने माल को ट्रकों की बजाय जलमार्ग से भेजती है तो उन्हें क्या मिलेगा? तो सरकार उधर उनकी परिचालन लागत पर सीधे 35% का रिफंड देगी। 35% का रिफंड?
बाप रे, ये तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। हाँ, और इसका लक्ष्य माल ढुलाई में जल मार्गों की हिस्सेदारी को वर्तमान 2% से बढ़ाकर 5% करना है। और मुझे लगता है कि ये योजना काम भी कर रही है, क्योंकि अगर हम स्रोतों से निकाले गए डेटा को देखें कि इन मार्गों से असल में क्या ले जाया जा रहा है, तो नतीजे हैरान करने वाले हैं। आपने डेटा देखा है? हाँ, वित्तीय वर्ष 25 में कुल कार्गो का लगभग 31% पेट्रोलियम है, 22.6% कंटेनर्स हैं और 19.4% कोयला है। ये सब तो भारी सामान है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य कुछ और ही है। क्या? खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन्स की ढुलाई में 174.9% की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। मतलब 174% से ज्यादा का उछाल। अरे वाह! लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक सोचें तो ये बहुत समझ में आता है। कैसे? देखिए, जब आप गेहूं या चावल को ट्रकों में ढोते हैं तो खराब सड़कों के झटकों से बोरियां फट जाती हैं, बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है। ये तो है। लेकिन नदियों के जरिए बार्ज में माल बहुत ही सुगमता से जाता है, कोई कंपन नहीं होता, और क्योंकि लागत इतनी कम है तो बाजार में अनाज भी सस्ता पहुंचता है। ये तो हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन हर बड़ी क्रांति के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। नदियां कोई कंक्रीट के हाईवे तो है नहीं, पूर्वी तट पर गहराई की कमी है, ड्रेजिंग की सीमाएं हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की भी समस्या है। हाँ, पूर्वी तट की नदियों में गाद बहुत तेजी से भरती है, इसलिए वहां लगातार ड्रेजिंग करना एक बड़ा सिरदर्द है। और जहाजों का जो टर्न अराउंड समय है वो भी अभी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण। अगर हम इन नदियों में रोज विशाल जहाज चलाएंगे तो वहां के जीवों का क्या होगा? मैंने पढ़ा था कि NW16 जो बराक नदी पर है, हाँ, बराक नदी का इकोसिस्टम बहुत ही संवेदनशील है। जातियां हैं और हमारी लुप्तप्राय सूसू डॉल्फिन भी वहीं पाई जाती हैं। हम व्यापार के लिए उन्हें तो दांव पर नहीं लगा सकते। ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसीलिए सरकार ने इन जीवों और पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार हरित पहल शुरू की हैं। जैसे कि हरित नौका पहल। हाँ, हरित नौका के तहत इन नदियों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड फेरी चलाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि शोर कम हो और डॉल्फिन जैसे जीवों को कोई परेशानी ना हो। और शायद स्थायी ड्रेजिंग टेक्निकें भी अपनाई जा रही हैं। बिल्कुल। इसके अलावा बड़े बंदरगाहों के लिए हरित सागर दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। हरित सागर दिशा निर्देश? जी। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य बंदरगाहों पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना है, जैसे सोलर पैनल लगाना और 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करना। मतलब हम विकास भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमारा अंतिम लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। क्या लक्ष्य है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत हमारा लक्ष्य 2200 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता हासिल करना है, और अमृतकाल 2047 का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। वो क्या है? 2047 तक हम 10,000 मिलियन मीट्रिक टन की कुल क्षमता चाहते हैं, जिसमें से अंतर्देशीय जलमार्गों पर 500 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य है। और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा असर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर पड़ेगा। अभी भारत की रसद लागत GDP का लगभग 14% है। हमारा अंतिम आर्थिक लक्ष्य इसे घटाकर 8% पर लाना है। अगर हम इसे 8% पर ले आएं तो हमारे उत्पाद दुनिया भर में सबसे सस्ते और सबसे प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। एकदम सही। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग विचार आ रहा है। बताइए। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं तो हजारों साल पहले जो महान सभ्यताएं थीं, वे सभी नदियों और समुद्रों के किनारे ही फली फूली थीं। बिल्कुल, क्योंकि वे व्यापार के प्राकृतिक राजमार्ग थे। हाँ, और आज इतने सालों बाद हम उसी प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक और नेट जीरो लक्ष्यों के साथ फिर से अपना रहे हैं। ये तो है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन एक उन्नत रूप में। तो दोस्तों, आज आपके लिए सोचने वाली बात यह है, आज जब हम भविष्य के लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स की तस्वीर आती है। लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि भविष्य का सबसे तेज और सबसे उन्नत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स नहीं, बल्कि पानी पर शांति से तैरने वाले जहाज हों? बिल्कुल, पानी पर शांति से तैरने वाले, पूरी तरह से स्वचालित और उत्सर्जन मुक्त जहाज। शायद हमारी सबसे बड़ी छलांग आसमान में नहीं बल्कि हमारी नदियों में होने वाली है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।